हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमानी चौहान एंड वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान मंत्र। तो आज की वीडियो होगी हिंदी शिक्षा शास्त्र यानी हिंदी पेडागॉजी की। तो हिंदी पेडागॉजी में आज हम अध्याय 5 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है व्याकरण की शिक्षण विधियाँ। तो हम इस चैप्टर में वही अपनी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, पहले चैप्टर को पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे, देन उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो वो आपको इसलिए कराए जाते हैं ताकि आपको एग्जाम में पता चले कैसे क्वेश्चन को अटेंड करना है। तो वीडियो को स्टार्ट से अंत तक पूरा देखें। बाकी अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। आपको लिंक जो है वो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सीटेट क्लियर करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो जल्दी से जुड़ें हमारे चैनल से। तो चलिए आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें पढ़ना है व्याकरण की शिक्षण विधियाँ। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ चैप्टर का कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे सबसे पहले व्याकरण के बारे में कि भाई व्याकरण होता क्या है एक्चुअली। उसके बाद व्याकरण पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है, क्यों हमें व्याकरण पढ़ाई जाती है हिंदी भाषा में, व्याकरण की कौन कौन सी शिक्षण विधि है जिसका उपयोग जो अध्यापक है वो अपने कक्षा में करके बच्चों को आसानी से व्याकरण सिखा सकता है। तो उन सारी शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद जब आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो हम उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सारा सा हमें आज के वीडियो में पढ़ना है। तो बस आपको हमारे साथ क्या करना है, वीडियो में बने रहना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्याकरण क्या है इससे शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसे एक बार पढ़ लीजिए। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान करवाता है। देखिए आप कोई भी भाषा को बोल रहे हो, उसका शुद्ध रूप क्या है, उसका अशुद्ध रूप क्या है, यानी आप जो भी भाषा को बोल रहे हो वो सही है गलत, ये कौन डिसाइड करता है। तो ये डिसाइड ही व्याकरण के द्वारा किया जाता है कि आप किसी भी भाषा को शुद्ध तरीके से बोल रहे हो या फिर अशुद्ध तरीके से बोल रहे हो या लिख रहे हो, कोई भी बात है। ठीक है, क्योंकि देखिए हम जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं अगर आप शुद्ध रूप से नहीं करोगे तो भाई किसी को समझ में भी नहीं आएगी। आपको भाषा को सही तरीके से बोलना भी तो पड़ेगा ना। अगर आप किसी के साथ अपना तालमेल बिठाना चाहते हो, किसी के साथ बातचीत करना चाहते हो, तो ये जो शुद्ध रूप है ना, ये कौन, इसका जो ज्ञान है वो कौन करवाता है, व्याकरण करवाता है। इसलिए व्याकरण बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हिंदी की बात करें, हिंदी शिक्षा शास्त्र में भी ज़रूरी है और इंग्लिश में भी ज़रूरी है। क्योंकि इंग्लिश में भी जब तक आप ग्रामर नहीं सीखोगे आपको नहीं क्लियर होगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो या फिर गलत पढ़ रहे हो। इसलिए व्याकरण जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको व्याकरण के बारे में समझ में आया होगा कि भाई व्याकरण क्यों है, क्या मतलब है व्याकरण का हिंदी शिक्षा में। अब देखिए व्याकरण के बारे में आई होप सो क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है व्याकरण शिक्षा के उद्देश्य, यानी जो हमें व्याकरण पढ़ाई जाती है, क्यों पढ़ाई जाती है भाई, इसके बारे में तो पता होना चाहिए ना। तो देखिए पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, कोई पैराग्राफ यहाँ पर नहीं है, आपको बिल्कुल भी बेकार नहीं लगेगा, सेशन इंटरेस्टिंग सेशन लगेगा। सो कोई डाउट क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, छात्रों को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने की प्रेरणा देना। वही मैंने अभी आपको बोला कि भाई आप कोई भी चीज़ बोलना या फिर कोई चीज़ लिख रहे हो या कोई चीज़ पढ़ रहे हो, उसका शुद्ध या अशुद्ध का ज्ञान हमें व्याकरण से ही मिलता है। तो छात्रों को भाई ऐसी प्रेरणा देना ताकि वो क्या कर सके, जो भी बातचीत कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं वो शुद्ध बोलें, जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट और सही लिखें और जो पढ़ रहे हैं वो भी बिल्कुल शुद्ध तरीके से पढ़ें। तो इसकी प्रेरणा देने का काम ही व्याकरण का होता है। तो इसलिए व्याकरण शिक्षा कराई जाती है। सेकंड हमारे पास पॉइंट है रचना तथा सृजनात्मकता का विकास करना, यानी रचना मतलब कुछ ना कुछ क्रिएट करना। ठीक है, सृजनात्मकता को इंग्लिश में बोला जाता है क्रिएटिविटी, यानी व्याकरण हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे हमारा माइंड जो है ना वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, क्रिएटिव करने की सोचेगा। इसलिए क्या बोला है, रचना तथा सृजनात्मकता का विकास करना। थर्ड पॉइंट देखिए इसमें क्या आता है, ध्वनियों के मध्य के सूक्ष्म अंतर, शब्द योजना एवं शुद्ध वर्तनी का ज्ञान कराना। अब देखिए ध्वनियों के बीच का जो अंतर है, कैसे, जैसे आपने दो मात्राएं पढ़ी, एक है छोटी ई, एक है बड़ी ई।
अब इनके बीच अंतर भी तो आपको पता होना चाहिए ना। ये अंतर आपको अगर पता नहीं होगा तो आप किसी भाषा को ना शुद्ध तरीके से बोल सकते हो, ना लिख सकते हो, ना पढ़ सकते हो। इसलिए छोटे छोटे जो ध्वनियाँ हैं इनके बीच जो अंतर कराया जाता है वो भी हमें व्याकरण से पता चलता है। जो हम शब्द बनाना सीखते हैं, जो हम शुद्ध वर्तनी करते हैं, उन सभी का ज्ञान हमें व्याकरण की शिक्षा से ही होता है। थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग सिखाना। विराम चिन्ह यानी देखिए जो कॉमा वगैरह होते हैं, जो फुल स्टॉप होते हैं, हिंदी में तो ऐसे लगाते हैं, इंग्लिश में तो सिर्फ एक पॉइंट लगा देते। तो जो भी ये विराम चिन्ह हैं, आपको कहाँ पे कितना रुकना है, कहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह यूज़ करना है, इसका ज्ञान भी हमें व्याकरण से ही होता है। अगर आप विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं होगा तो आप कोई भी सेंटेंस होगा बिल्कुल पढ़ते ही चले जाओगे। ठीक है, वहाँ पे कहाँ पे आपको रुकना है, थोड़ा सा कहाँ पे तेज़ी से पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी का ज्ञान हमें व्याकरण शिक्षा से होता है। इसलिए क्लास में व्याकरण आपको पढ़ाई जाती है, वरना तो व्याकरण क्यों पढ़ाई जाएगी? कोई ज़रूरी है व्याकरण पढ़ाना? इसलिए ही पढ़ाई जाती है ताकि आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता चल सके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, भाषा के गुण दोष परखने की रुचि उत्पन्न करना। भाई आप अगर कोई भाषा को गलत तरीके से बोल रहे हो तो एकदम से पता कैसे चलेगा, अरे सामने वाले ने गलत बोल दिया। अगर आपको भाषा की व्याकरण का ज्ञान है तो आप गुण दोष के बारे में भी अच्छे से क्या कर सकते हो, जांच पड़ताल कर सकते हो, उसको परख सकते हो। तो भाषा के गुण दोष परखने की रुचि उत्पन्न हो गई। उसके बाद है किसी नवीन भाषा को सीखने में सहायता करना। भाई व्याकरण तो ऐसी चीज़ है जो आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती ही रहेगी हमेशा। ठीक है, तो कोई अगर आपको नई भाषा सीखनी है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सहायता करती है व्याकरण। लास्ट पॉइंट है मौखिक अभिव्यक्ति हेतु सर्वमान्य भाषा सिखाना। यानी मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, जो आप ओरल वगैरह, जो आप मुंह से बोल के कोई चीज़ को व्यक्त कर रहे हो तो उसकी भाषा भी तो आपको आनी चाहिए ना। आपको ऐसी भाषा बोलनी है ताकि सामने वाला आपकी बात समझ सके। तो उसके लिए आपको स्पष्ट तरीके से भाषा बोलनी पड़ेगी, बिल्कुल शुद्ध भाषा बोलनी पड़ेगी, सही से। बिल्कुल ऐसे नहीं कि उबड़ खाबड़ कुछ भी बोल दोगे तो भाई सामने वाला कहेगा क्या बोल दिया भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो इन सब के लिए जो भी मैंने आपको यहाँ पे इतने पॉइंट्स बताए, ये सब जो पॉइंट्स है ये मेन उद्देश्य होते हैं व्याकरण शिक्षा को पढ़ाने का। कि भाई आपके जो क्लासरूम में आपको व्याकरण शिक्षा पढ़ाई जाती है स्कूल में, वो क्यों पढ़ाई जाती है। तो ये सारे उद्देश्य आई होप सो क्लियर हो गए होंगे। तो व्याकरण शिक्षा के उद्देश्य तो आई होप सो सभी को समझ में आ गए होंगे। आगे अगर हम बढ़ें तो चलिए हम देखते हैं हमारा अब अगला टॉपिक क्या है इसमें। तो अब आ जाता है व्याकरण की शिक्षण विधियाँ। अब आपको व्याकरण जब आपको क्लासरूम में पढ़ाना है आके बच्चों को, तो आप कौन कौन सी शिक्षण विधि का यूज़ कर सकते हो व्याकरण को पढ़ाने में। अब इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल वाइज एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट विधियां हैं सारी, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। सो ध्यान से बिल्कुल एक एक करके मेरे साथ बने रहिएगा इस पूरे सेशन में। तो चलिए हमारी जो पहली विधि आती है उसके बारे में देख लेते हैं। पहली विधि है निगमन विधि। फर्स्ट हमारे पास क्या है, निगमन विधि। बिल्कुल देखिए मैं फिर से आपको कह रही हूँ, थोड़ा सा ना यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, निगमन विधि, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिडक्टिव मेथड। अगर आप इंग्लिश में भी रिलेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए निगमन विधि में सबसे पहले क्या होता है, व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं। देखिए मैंने इसको याद करने का तरीका बताया था, निगमन नी से, यानी पहले नियम आपको बताए जाएंगे और नियम पढ़ाने के बाद आपको उदाहरण बताया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पढ़ाया जाता है निगमन विधि में। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि व्याकरण के पहले नियम कंठस्थ यानी याद करवाए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण देकर उनका प्रयोग सिखाया जाता है। अगला देखिए इसमें पॉइंट है कि व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। अब ये प्राचीनतम विधि क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें आपको याद करवाया जा रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको याद करने पे यहाँ पे जोर दिया जाता है। यहाँ पे ज़्यादा सीखने पे जोर नहीं दिया जाता है निगमन विधि में। सिर्फ आपको क्या कराए जाते हैं, रूल्स वगैरह हैं उन्हें याद करा दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा भाई इन्हें आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, बाद में उनका प्रयोग थोड़ा बहुत आपको करना सिखा दिया जाता है। तो छोटे बच्चों के लिए तो ये विधि बिल्कुल उपयोगी नहीं होती
होती क्योंकि उन्हें नियम इतनी जल्दी समझ में नहीं आएंगे। ज़्यादातर ये बड़ी क्लासों में ही अपनाई जाती है। ये प्राचीनतम विधि थी, पहले इस विधि को अपनाया जाता था, बट अब इस विधि को अपनाया नहीं जाता, ज़्यादा अच्छी ये विधि नहीं मानी जाती है। ठीक है, कहीं कहीं इसे बड़ी क्लासेस में अपनाया भी जाता है, बट इतनी अच्छी विधि ये नहीं है। ये विधि जो है वो पूरी तरीके से शिक्षक केंद्रक विधि है। अब ये शिक्षक केंद्रक विधि क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या करते हैं, शिक्षक ही मतलब एक तरीके से आप कह लीजिए एक्टिव होते हैं। जो बच्चे हैं वो तो सिर्फ सुनते रहते हैं, शिक्षक बोलता रहता है, नियम वगैरह सुनाते रहते हैं और बच्चों को बोल देते हैं कि बस आप याद कर लो बैठ के उन्हें। तो जो बच्चे होते हैं वो इसमें एक्टिव नहीं रहते, बस शिक्षक ही क्या होता है, केंद्र होता है। तो पहले तो यही होता था, आपने देखा होगा जो गुरु वगैरह थे वो पेड़ के नीचे बैठ जाते थे बच्चों को लेके, बस क्या करते थे, नियम वगैरह डायरेक्ट बोलते थे, जो भी श्लोक वगैरह सुनाते थे बस बच्चे क्या करते थे, उसको कंठस्थ कर लेते, याद कर लेते थे सिर्फ और सिर्फ सुन के। ठीक है, तो इसलिए इसे प्राचीनतम विधि बोला है और ये विधि शिक्षक केंद्रक विधि होती है। यहाँ पर रचनात्मकता का विकास नहीं हो पाता है, बिल्कुल भी यहाँ पे बच्चे क्रिएटिव नहीं होते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो उन्हें रूल दिया जाता है वही बोल दिया जाता है कि आप याद कर लो। सो ये क्लियर हो गया होगा कि निगमन विधि क्या होती है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पहले भाई नियम याद करवा दिए जाते हैं और बाद में उदाहरण देते हैं। सिर्फ और सिर्फ याद करने पे ही इसमें जोर दिया जाता है, बाकी ये और किसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। पूरी रट्टा मारने पे बिल्कुल इस पे फोकस किया जाता है, ऐसा आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगली विधि पे देख लेते हैं। तो सेकंड हमारे पास जो आती है वो है आगमन विधि। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगमन विधि इंडक्टिव मेथड बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि उदाहरण की सहायता से व्याकरण के सामान्य नियमों तक पहुंचना। यानी सबसे पहले इसमें उदाहरण बताए जाते हैं। अगर आपको मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई टीचर क्या पढ़ा रहा है, संज्ञा पढ़ा रहा है मान लीजिए, तो संज्ञा से रिलेटेड वो बच्चों से पहले उदाहरण जान लेगा कि चलो भाई अपने कुछ दोस्तों के नाम बता दो, जहाँ जहाँ आपको जाना पसंद है, ऐसे शहरों या देश के नाम बता दो, कुछ वस्तुओं के नाम बता दो। तो ऐसे पहले टीचर क्या करेगा, उदाहरण बच्चों से पूछने की कोशिश करेगा। उसके बाद वो नियम बता देगा क्या कि भाई जिन जिन आपने जो जो चीज़ों के नाम बताए हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं, और उसके बाद वो संज्ञा की डेफिनेशन बता देगा। तो इस तरीके से आगमन विधि में जो है वो पढ़ाया जाता है, उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं। ये विधि छात्र केंद्रित विधि होती है क्योंकि यहाँ पे बच्चे एक्टिव होते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, जो टीचर है वो पूरी तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व करता है जो भी चीज़ वो पढ़ा रहे हैं। इसके बाद ये मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि कहलाई जाती है क्योंकि इस विधि द्वारा छात्र स्वयं ज्ञान को खोजने का प्रयत्न करते हैं। टीचर इतनी अपॉर्चुनिटी बच्चों को देता है कि वो कुछ ना कुछ खुद से खोज करें, कुछ ना कुछ खुद से वो क्या करें, जानने की कोशिश करें। इसलिए उदाहरण से नियम की तरफ इस विधि में चलते हैं। बहुत अच्छी विधि मानी जाती है ये, छोटे बच्चों के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छी विधि होती है और पढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छी विधि है कि आप उदाहरण देके नियम की तरफ चल रहे हो। इसके बाद अगला देखिए पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ये जो पॉइंट है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र पर यह विधि कार्य करती है। तो ये पूछ लिया जाएगा कि भाई ज्ञात से अज्ञात की ओर निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि जो है वो काम करती है, और आपको ऑप्शन दे देंगे आगमन विधि, निगमन विधि, ऐसे ही 2 ऑप्शन और दे देंगे। तो ये ध्यान रखना। अब ये ज्ञात से अज्ञात की ओर क्यों है, क्योंकि देखिए टीचर ने पहले उदाहरण बच्चों से पूछे तो बच्चों को जो जो चीज़ के बारे में नॉलेज थी वो उन्होंने बता दिया, यानी बच्चों ने पहले ऐसी चीज़ें बताई जो उन्हें पता थी। उसके बाद टीचर ने नियम बता दी, नियम तो बच्चों को नहीं पता थे ना, तो इसलिए बोला गया कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त यानी जो चीज़ें बच्चों ने पहले देखी हुए वही चीज़ें तो बताई हैं। उसके बाद टीचर ने ऐसी चीज़ें बता दी जो बच्चों ने देखी ही नहीं, इसलिए बोला गया है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो 3 शिक्षण सूत्र पर यह विधि जो है वो काम करती है और इस विधि द्वारा जो पढ़ाया गया ज्ञान है वो पूरी तरीके से स्थायी बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे इसमें शामिल होते हैं। मेन बात तो ये होती है कि आपने इसमें बच्चों से सोचने के लिए बोला है। जब बच्चे खुद से चिंतन करेंगे, खुद से कोई चीज़ सोचेंगे तो वो ज़्यादा स्थायी बनी रहेगी, ना कि ये कि बस आप क्या करो रूल वगैरह उन्हें रटवा दो। तो इस विधि में रट्टा मारने पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको नियम बता के कह दो कि इसे याद कर लो, नहीं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टाइम दिया जाता है कि वो अपने मानसिक स्तर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इसलिए ये विधि बहुत अच्छी मानी जाती है छोटे बच्चों के लिए।
इस विधि का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है और इस विधि में सीखने पे बल दिया जाता है, ना कि रटने पे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई कौन सी विधि में सीखने पर बल दिया जाता है, तो आगमन विधि, और निगमन विधि में सिर्फ और सिर्फ याद करने पे बल दिया जाता है। तो दोनों में ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखिए। तो सेकंड भी क्लियर हो गए होगे, आई होप सो। चलिए थर्ड विधि की तरफ चलते हैं। तो थर्ड हमारे पास जो विधि है उसका नाम है भाषा संसर्ग विधि। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, भाई ये है क्या। नाम से तो बहुत अटपटी सी लग रही है, बट इतना ज़्यादा अटपटी नहीं है, बस आप एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए भाषा संसर्ग विधि में क्या है, एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, देखिए मेनली तो उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए विधि जो है वो यूज़ की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को जो लेखक होते हैं उनकी कृतियाँ, मतलब उनकी जो रचनाएं हैं उन्हें पढ़ाया जाता है लेखकों की, जिनसे छात्र क्या कर सकते हैं, भाषा का एक तरीके से सही ज्ञान ले सकते हैं। अपने आप पढ़ के बच्चे क्या करेंगे, चीज़ों को क्या करेंगे, जब उनके रचनाओं को पढ़ेंगे तो उनके माध्यम से वो भाषा की जो व्याकरण है उसके बारे में सीखेंगे, क्योंकि जब लेखक जो लिखता है उसमें काफ़ी ज़्यादा व्याकरण का यूज़ करता है। तो मेनली ये उच्च माध्यमिक स्तर या फिर प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है, बड़े बच्चों के लिए इतनी उपयोगी ये ज़्यादा नहीं होती। प्राथमिक कक्षाओं हेतु ये विधि काम में ली जाती है, क्योंकि जो प्राथमिक कक्षाएं होती हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाषा की शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जब आप छोटे बच्चों की भाषा को अच्छा कर दोगे, उनकी भाषा को शुद्ध करोगे, तो आगे जाके उन्हें बहुत ज़्यादा उसमें मदद मिलती है। इसलिए बच्चों की भाषा जो शुद्धता है उस पर काफ़ी ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है प्राथमिक कक्षाओं में। थर्ड पॉइंट है कि बालकों में तार्किक ज्ञान की कमी रहती है। क्यों? क्योंकि देखिए तार्किक ज्ञान की कमी इसलिए रहती है क्योंकि वो खुद से नहीं सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो लेखक की रचनाएं पढ़ाई जाती हैं वो उसी को ही पढ़ते हैं और वहीं से ही ज्ञान लेते हैं, अपना माइंड यूज़ वहाँ पर नहीं करते। व्याकरण का व्यवस्थित रूप से ज्ञान नहीं हो पाता है, सिर्फ जितना पढ़ा है उतना ही तो ज्ञान होगा, उसके अलावा तो उन्हें कोई ज्ञान नहीं हो पाएगा। ज़्यादा इस विधि को उपयोगी नहीं माना जाता है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत उपयोगी माना जाता है प्राथमिक कक्षाओं और उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो थर्ड भी क्लियर हो गई, भाषा संसर्ग विधि। चलिए फिर फोर्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ हमारे पास आती है प्रत्यक्ष विधि। इसे बोला जाता है इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड। तो आपने एक डायरेक्ट मेथड जब मैंने इंग्लिश की पेडागोजी पढ़ाई थी तो वहाँ पे भी पढ़ा था, तो आपको थोड़ा सा ना क्लियर हो जाएगा डायरेक्ट मेथड समझ के। इसमें क्या है, देखिए भाषा के माध्यम से ही भाषा सिखाई जाती है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि आपको जो भी भाषा सिखाई जा रही है, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो, उसी भाषा में ही सिखाई जाएगी। अगर आपको हिंदी सिखाई जा रही है तो आपको हिंदी ही बोलना पड़ेगा क्लास में। अगर आपको इंग्लिश सिखाई जा रही है तो आपको इंग्लिश ही बोलकर क्या है चीज़ें बताई जाएंगी। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसमें पढ़ाया जाता है। तो इसलिए बोला है भाषा के माध्यम से ही भाषा सिखाई जाती है। सेकंड पॉइंट है कि मातृभाषा की सहायता इसमें नहीं ली जाती है। मतलब आप जैसे अगर आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो क्या मातृभाषा आपकी हिंदी है तो हिंदी को यूज़ कर करके इंग्लिश पढ़ा दो, ऐसा नहीं करना। जो भी आपको भाषा सिखाई जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपको वही भाषा बोलनी है, अपनी मातृभाषा का यूज़ आपको नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सुनने और बोलने पर ही ध्यान दिया जाता है, लिखने पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। आपको प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा कराई जाती हैं। इसमें विद्यार्थी और शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के लिए काफ़ी अच्छी उपयोगी विधि होती है और इसमें अभ्यास कार्य पर बल दिया जाता है। देखिए कोई भी नई भाषा सीखने की काफ़ी अच्छी विधि होती है, क्योंकि जब आप कोई भाषा सीख रहे हो उसी भाषा में ही आप बोलो, बातचीत करो, उसी भाषा में क्वेश्चन पूछो। यानी अगर सारे काम उसी ही भाषा में करोगे तो थोड़ी आपको वो भाषा जल्दी आ जाएगी, आप जल्दी से बोलना सीख जाओगे। तो काफ़ी ज़्यादा ओरल वर्क इसमें ज़्यादा किया जाता है, यानी मौखिक चीज़ें ज़्यादा की जाती हैं इसमें। इसलिए बोला गया है कि भाई इसमें अभ्यास कार्य पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कराई जाती है, प्रैक्टिस बहुत कराई जाती है। तो ये बहुत अच्छी विधि मानी जाती है किसी भी भाषा को सिखाने में, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। ठीक है, तो पेडागोजी दोनों की सेम ही होती है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ना है। अगली विधि देखिए हमारे पास आती है व्याकरण विधि, पांचवी। व्याकरण के नियमों को अधिक महत्व दिया जाता है इसमें, जैसे कि ध्वनियों का ज्ञान कराया जाता है, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान कराया जाता है, विराम चिन्ह वगैरह के बारे में आपको सिखाया जाता है।
तो ये मेन मतलब ये है कि व्याकरण विधि में आपको ज़्यादातर क्या चीज़ें कराई जा रही हैं, आपको व्याकरण के नियम सिखाए जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि किस तरीके से हमें व्याकरण का जो, क्योंकि आपको पता है कि व्याकरण का यूज़ काफ़ी जगह किया जाता है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही व्याकरण का यूज़ किया जाता हो, बाकी और जगह भी व्याकरण जो है वो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। तो इसका मेन मोटिव ये होता है कि आपको नियम वगैरह ज़्यादा इसमें सिखाए जाते हैं, जिसके कारण आप भाषा का जो प्राकृतिक रूप है ना वो विकसित नहीं हो पाता है, क्योंकि नियमों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब इतना ज़्यादा नियमों पे ध्यान दिया जाएगा तो कक्षा में तो नीरसता आ जाएगी बहुत ज़्यादा, तो बच्चे इतना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि इसमें हमेशा ही बस क्या किया जाता है, नियम 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 सिखा दिए जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अरुचिकर हो जाती है और इसमें रटने पर ध्यान दिया जाता है। भाई अगर आपको ज़्यादा नियम सिखाए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको क्या सिखाया जा रहा है, रटना सिखाया जा रहा है। जब आप रटोगे कोई चीज़ को तो वो चीज़ आपको बुरी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ प्रैक्टिकल ही नहीं हो रहा, तो ये विधि अरुचिकर होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो समझ में आ गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट विधि है, नहीं थे जो स्टार्टिंग में मैंने आपको विधियाँ बताई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th हमारे पास आती है खेल विधि। खेल विधि नाम से ही पता चल गया होगा कि भाई खेल खेल में ही आपको भाषा के नियम वगैरह सिखा दिए जाएंगे, आपको ऐसे गेम्स कराए जाएंगे जिसमें आप थोड़ा बहुत व्याकरण के नियमों के बारे में जान जाओगे। ये विधि रुचिकर इसलिए साबित होती है क्योंकि बच्चों को तो खेलना बहुत पसंद होता है, उनको जब खेल खेल में कोई चीज़ सिखाओगे तो उन्हें मज़ा भी आएगा, जब उन्हें मज़ा आएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने में क्या करेंगे, रुचि लेंगे, इसलिए इसे बोला गया है खेल विधि। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं, शब्द भेद करना सिखा दिया जाता है, लिंग भेद सिखा दिया जाता है, वचन वगैरह आदि सिखा दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो खेल खेल में ही सिखा देते हैं, तो बच्चों को ये विधि काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। अगली विधि है हमारे पास 7th विश्लेषणात्मक विधि। अब विश्लेषणात्मक में जो विश्लेषण है उसका अर्थ ही यही होता है कि भाई किसी भी समस्या को हल करने के लिए उसे टुकड़ों में बांट देना। कोई बड़ी समस्या है आपके पास, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जब आप समझोगे तो वो समस्या भी आपको आसान लगेगी और इजीली आप उस समस्या का समाधान भी कर सकते हो। इसमें आगमन निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है और इस विधि में छात्रों में व्याकरण के नियम को जानने के प्रति रुचि क्या होती है, उत्पन्न होती है। यानी काफ़ी जगह आगमन विधि की तरह पढ़ाया जाता है, पहले उदाहरण देके बाद में विचार विमर्श करके छात्रों से ही नियम निकलवाए जाते हैं। और दूसरी तरफ निगमन विधि भी काफ़ी यूज़ की जाती है कि भाई पहले नियम बता दिए जाते हैं और बाद में उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो दोनों इसमें नियम जो है वो बताए जाते हैं और ये काफ़ी अच्छी विधि मानी जाती है व्याकरण शिक्षण को पढ़ाने की, जिसे हम कहते हैं विश्लेषणात्मक विधि। तो 7th भी आपको क्लियर होगी। तो देखिए अगर किसी भी विधि में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन जो है वो कर सकती हैं। अब चलते हैं हम अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ, क्योंकि हमारे चैप्टर में जितनी भी विधि वगैरह थी सारी हमने पढ़ ली। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी तो करने हैं, वो भी तो बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं भाई हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछना चाहता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है कि व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा व्याकरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, पढ़ती हैं। पहला है नवीन भाषा सीखने में सहयोग करना, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना, या फिर भाषा की प्रकृति का ज्ञान करवाना। तो देखिए किसी भी शिक्षण का, चाहे व्याकरण ही हो या फिर कोई भी शिक्षण हो, उसका उद्देश्य याद करवाना नहीं होता है कि आपको चीज़ें बस रटना सिखा दो कि बस ये याद कर लो और हमारा तो शिक्षण कार्य हो गया। ऐसा उद्देश्य नहीं होता, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि व्याकरण नियमों को कंठस्थ करवाना व्याकरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। सो क्लियर हो गया, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है कौन सी विधि में। तो मैंने आपको बताया था ना कि क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है पुस्तक विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या फिर सूत्र विधि। तो अब इन ऑप्शंस में से आप मुझे बताओ कि कौन सी विधि ऐसी है जिसमें व्याकरण के नियम याद नहीं करवाए जाते। तो अगर आपने ध्यान से वीडियो पढ़ी होगी तो आप समझ ही गए होंगे ऑप्शन इसका कौन सा सही है, 2।
आगमन विधि, क्योंकि आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण बताते हैं, बाद में नियम की तरफ जाते हैं, तो बच्चा समझ जाता है कि भाई उसे कैसे पढ़ाया जा रहा है। जब आप उस उदाहरण भी बच्चों से ही पूछे जाते हैं ताकि बच्चे अपनी मानसिक चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इस्तेमाल करें। उसके बाद नियम जब आप बताते हो तो वहाँ पे बच्चे चीज़ों को समझ के पढ़ते हैं, ना कि उन्हें याद करवाया जाता है। पुस्तक विधि तो डायरेक्ट बुक मेथड है कि भाई जो बुक में लिखा है उसे याद करवा दो। निगमन विधि में भी नियम याद करवाए जाते हैं और सूत्र विधि में भी याद ही करवाया जाता है। ठीक है, जो पुस्तक और सूत्र विधि है वो निगमन के ही अंतर्गत आती है, तो इसलिए इसका सेकंड वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? यानी ऐसी कौन सी विधि है जिसमें मातृभाषा का उपयोग नहीं होता? अगर आपको कोई नई भाषा सीखनी है तो आप अपनी मातृभाषा का यूज नहीं करोगे, ऐसा कौन सी विधि में बताया है? द्विभाषीय विधि, अनुवाद विधि, आगमन विधि या फिर प्रत्यक्ष विधि? तो आपने अगर वीडियो ध्यान से पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर लोगे। आंसर आपका है प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि मैंने आपको बताया था डायरेक्ट मेथड आपको क्या होता, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, अगर आपको कोई भी भाषा सिखा रहे हैं, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपको उसी ही भाषा में सीखना पड़ेगा, आपकी मातृभाषा आप वहाँ पर यूज़ नहीं करोगे। लेकिन अगर द्विभाषीय विधि के बारे में बात करें तो द्विभाषीय विधि में तो बात ही हुई हो दो भाषा, और दो भाषा में से एक वो भाषा होगी जो आप सीख रहे हो और एक आपकी मातृभाषा होगी। अनुवाद विधि का मतलब होता है अगर आप कोई नई भाषा सीख रहे हो तो उसमें आप अपनी मातृभाषा से अनुवाद करके सीख लोगे, और आगमन विधि में भी मातृभाषा का यूज होता है। तो आंसर हमारा फोर्थ है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए फिर क्लियर है तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है कि मोहिनी कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका है, वह व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती हैं। तो उनका उद्देश्य क्या है ऐसा करने का? व्याकरण को रुचिकर बनाना, या व्याकरण के व्यावहारिक प्रयोग पर बल देना, या फिर पहला और दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब एक टीचर आपको नियम याद नहीं करवा रही, जब उसके स्थान पर आपको बोल रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उन नियमों का प्रयोग करो, इसका मतलब वो आपको क्या कर रही है? उसके प्रयोग पर बल दे रही है। भाई जितना ज़्यादा आप नियमों का यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें ना खुद ही समझ में आ जाएगी, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको मज़ा भी बहुत आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसके फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो हैं वो दोनों सही हैं, तो आपका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड बन जाएगा। सो क्लियर हो गया फोर्थ क्वेश्चन भी। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें तो भाई फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए हमारे पास है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। सेंटेंस सही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, सेंटेंस ऐसे ही लिखा आएगा। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? क्योंकि उसने यहाँ पर देखिए गलती कर दी ना बोलने में, तो अभी किस ओर संकेत करता है? उसे व्याकरण नियमों की जानकारी नहीं है, या फिर नियमों का अति सामान्यकरण, या भाषा प्रयोग में असावधानी, या फिर भाषा की समझ नहीं होना। और ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं सारे जो भी मैं आपको बता रही हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए उसने यहाँ पे व्याकरण के नियम का सही से उपयोग नहीं किया। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, मैंने हंसी थोड़ी ना आएगा, फिर मैं हंसी, यानी उसने यहाँ पे क्या सर्वनाम का गलत प्रयोग किया है, यानी उसे व्याकरण के नियम के बारे में सही से जानकारी नहीं है। उसे लगा कि भाई यहाँ पर उसने जो अपने लिए यूज़ किया है उसे वही यहाँ पर यूज़ करना है, तो उसको व्याकरण के नियम की सही जानकारी नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन में पूछा है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है, व्याकरण का हिस्सा है, या फिर हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है? देखिए जो आपके लेसन्स में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है? आपके जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो या जो भी आप भाषा की चीज़ें पढ़ रहे हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो चीज़ें रखी जाती हैं। तो ए ऑप्शन यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी भाषिक अभिव्यक्ति है उसको और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए हम मुहावरे और
लोकोक्तियों का प्रयोग करती हैं। ठीक है, जैसे आप कहते हो ना कि भाई वो तो अपनी माँ का आंखों का दुलारा या आंखों का प्यारा है या चांद का टुकड़ा है, तो ये सारे जो वर्ड्स आपने बोले ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ बोल रहे हैं ना। आपने डायरेक्ट नहीं बोला कि वो इसकी माँ तो उसे बहुत प्यार करती हैं, जबकि आपने बोल दिया कि वो तो अपनी माँ का आंखों का तारा है। तो आपने यहाँ पे अपनी बात को ज़्यादा प्रभावी बनाया है और उसके लिए आपने मुहावरे और लोकोक्तियों का यूज़ किया है। तो इसलिए इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो हमारी देखिए क्लियर हो गई होगी आप सभी को। वीडियो हमारा जो आज का चैप्टर था जिसमें हमने व्याकरण के बारे में पढ़ा वो समाप्त हो गया, क्वेश्चन भी फिनिश हो गए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो वीडियो आज की हमारी समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। सीटेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े हैं एंड आई होप सो एडमिट कार्ड्स भी आई थिंक सो आ ही गए सीटेट के। सो तैयारी अपनी करते रहें, इस कंफ्यूजन में ना रहें कि पेपर होगा या नहीं होगा। पेपर कभी भी कैंसिल हो सकता है और पेपर नहीं भी हो सकता। सो इस असमंजस में ना पड़े, बस अपनी तैयारी करते रहें अच्छे से, बिल्कुल ये सोच के कि 5 जुलाई को पेपर होगा ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।